हेलो, गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। अभी अपने टॉपिक डिस्कस करने आ रहे हैं। अभी फर्स्ट पीरियड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग व्हाट डू यू मीन केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग मीन्स, हिंदी मीनिंग होता है इसका रासायनिक बंध। रासायनिक बंध रासायनिक बंध एक प्रकार का फोर्स होता है जो एटम्स को आपस में कंबाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली एटम्स के बीच में दो प्रकार के फोर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो वह बल जो अणु में परमाणुओं को आपस में बांधे रखता है। जो फोर्स होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। पहला होता है फ्रेंड्स और आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जनरली स्मॉल पार्टिकल्स के बीच में, जैसे प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के मध्य पाया जाता है। दूसरा फोर्स होता है प्रतिकर्षण बल, जिसको फोर्स ऑफ रिपल्सन के नाम से जाना जाता है। ये जनरली समान टाइप के पार्टिकल्स के मध्य पाया जाता है, जैसे प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स के मध्य पाया जाता है। ये सामान्यतः समान प्रकार के अणुओं के मध्य पाया जाता है। किसी भी रासायनिक बंध निर्माण के लिए या परमाणुओं का आपस में सहयोग के लिए इन बंधों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो जनरली, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये ग्रेटर देन होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन की। तभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन संभव होता है। आगे देखो, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। रासायनिक बंध जनरली स्थितिज ऊर्जा पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करता है। केमिकल बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी के डिपेंड करता है। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रासायनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एज ए ग्राफिकल बात करें तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी। अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इनके बीच में ऐसा ग्राफ आता है। ये पोटेंशियल एनर्जी का मान इस पॉइंट पे कितना होता है? 0 होता है। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है और धीरे धीरे मान बढ़ता जाता है। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए यहाँ की मिनिमम मान होता है, मोस्ट स्टेबिलिटी होती है। इस मिनिमम वैल्यू के लिए आप डिस्टेंस के लिए dr यूज करते हैं और पोटेंशियल एनर्जी के लिए dpe यूज करते हैं। इसके ऊपर इसका मान मिनिमम होता है, जहां पे बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। आगे देखो, स्थितिज ऊर्जा के मान में बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान स्थितिज ऊर्जा के मान में लगातार कमी होती है। ये कंडीशंस है। अगर बात करें आवश्यक शर्तें, स्थितिज ऊर्जा के मान में लगातार कमी होती है।
पोटेंशियल एनर्जी के मान में लगातार कमी होती है, लगातार कमी होती है। अगर आप ग्राफिकल अवस्था में समझें, जैसे अवस्था, और अगर बंद सामर्थ्य की बात करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंद सामर्थ्य, बॉन्ड स्ट्रेंथ, जैसे अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल, आकर्षण बल की बात करें तो आकर्षण बल का मान यदि बढ़ता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान भी बढ़ेगा। आकर्षण ज्यादा रहेगा, पास पास रहेगा, और लिपिंग अच्छी होगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के मान कम होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। पहले भी बता चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये बॉन्ड स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आगे देखते हैं टोटल एनर्जी, टोटल कुल ऊर्जा का मान जितना कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, ये जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टोटल एनर्जी की होती है। एनर्जी ज्यादा होने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। आगे बात करते हैं बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। बंध लंबाई का मान कम होना चाहिए, बंध लंबाई का मान कम होना चाहिए तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। बंध लंबाई का मान यदि कम है तो एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल के जो एटम्स है वो पास पास रहेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा रहेगी। ये जनरल अपना एक एटीट्यूड कराते हैं ना। उसके बाद में बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। बंध ऊर्जा ज्यादा होने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। आगे बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम ज्यादा होने पे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा आती है। ये इसका एक जनरल जो एटीट्यूड है वो है। आगे अपना जो टॉपिक लेके चल रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, वो है ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम की बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम, इधर ध्यान दे, देखो इंपॉर्टेंट है वैसे, पर ये ज्यादा यूजफुल नहीं है। ऑक्टेट रूल, इसको हिंदी में बोलते हैं अष्टक नियम। अष्टक नियम की बात करते हैं। सबसे पहले लेविस कोसेल ने दिया था, लेविस कोसेल। इस नियम के अनुसार केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। सबसे पहले ऑक्टेट रूल क्या होता है कि सेंट्रल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट सेल में, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट। इस नियम के अनुसार केंद्रीय परमाणु के आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, यही ऑक्टेट रूल है। ऑक्टेट रूल मीन्स सेंट्रल एटम हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल इन मॉलिक्यूल। आगे देखिए, बात करते हैं इसके बारे में। अष्टक में कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? अष्टक में कुल इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन।
ऑक्टेट रूल में यदि कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो एक फॉर्मूला काम में लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड प्लस केंद्रीय परमाणु के भाग्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन। एज एग्जाम्पल के रूप में लेके चलते हैं। देखिए एग्जाम्पल की बात करते हैं इसी रूल के लिए, ऑक्टेट रूल के लिए। पहला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मॉलिक्यूल्स सिग्मा बॉन्ड केंद्रीय परमाणु के भाग्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन आउटर मोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन आउटर मोस्ट cell, total number of electrons। फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं, BeCl2 बेरियम क्लोराइड। जहां भी सिग्मा बॉन्ड की बात आती है तो जनरल में अगर सराउंडिंग एटम के रूप में, यदि सराउंडिंग एटम के रूप में हेलोजेंस या हाइड्रोजन होता है तो 1 सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, 1 सिग्मा बॉन्ड काउंटेबल होता है। ये आपको जनरल व्यू के लिए ध्यान रखना है। इसके बाद में देखिए बेरियम क्लोराइड की बात करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में इसमें 2 है। फिर आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आता है, तो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। नेक्स्ट बात करते हैं BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। BF3 में सिग्मा बॉन्ड हेलोजन है, नंबर ऑफ हेलोजन कितनी है 3, तो सिग्मा बॉन्ड में कितने हो जाएंगे 3। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम इन आउटर मोस्ट सेल। जनरली बोरॉन तीसरे ग्रुप में आता है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 13 ग्रुप में आता है 3 होते हैं। ये जनरली 13 ग्रुप का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट में 3 होते हैं। ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, 2 होते हैं आउटर मोस्ट में। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो 6। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे CH फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये 14 फैमिली का ग्रुप है, तो पहले आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन 4, ये टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिया की, NH3 में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं, और नाइट्रोजन 15 ग्रुप में आता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, यहाँ पे 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8 होते हैं। आगे बात करते हैं H2O की, यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है तो 16 ग्रुप में आता है। 16 ग्रुप में आने के कारण आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 6, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं PCl3 में यहाँ बात करें, PCl ये जो नाइट्रोजन फैमिली में आता है, ये नाइट्रोजन फैमिली में ग्रुप नंबर 15 में आता है, तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। यहाँ सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ हेलोजन 3 है और 5 है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। आगे इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं PCl5 P15 ग्रुप में आता है, आउटर मोस्ट में 5 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ हेलोजन 5 होने के कारण सिग्मा बॉन्ड 5 होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। आगे नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं SF2 की बात करें, आगे से देखो मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर ऊपर से लेके चलते हैं SF2। नेक्स्ट अपना जो एग्जांपल है वो क्या है SF2 के अंदर अगर बात करें एग्जांपल नंबर नेक्स्ट SF2, तो नंबर ऑफ हेलोजन सिग्मा बॉन्ड को इंडिकेट करते हैं। जनरली उनके आउटर मोस्ट सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल 8 होते हैं, लेकिन बॉन्डिंग के लिए 1 ही प्रोवाइड होता है। 7 होते हैं, बॉन्डिंग के लिए 1 ही प्रोवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे 2 सिग्मा बॉन्ड हैं। सेल ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर ऑक्सीजन फैमिली में आता है OS, 8 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। अगर SF4 की बात करें, SF4 में सिग्मा बॉन्ड नंबर ऑफ हेलोजन एटम होते हैं 4, लेकिन आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10 होते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जांपल इसी का लेके चलते हैं, SF6 में नंबर ऑफ हेलोजन को अगर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ हेलोजन 6 होते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे? 6। सिग्मा बॉन्ड 6 होने के कारण अगर सल्फर के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं। आगे एग्जांपल लेके चलते हैं, एक बात करते हैं IF3 ClF3 जो एग्जांपल है वो ज्यादा वेल नोन है। ClF3 की बात करते हैं, ClF3 यहाँ पे सेंट्रल एटम क्लोरीन है। तो आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ClF5 तो F5 की बात करें, सॉरी ClF5 में नंबर ऑफ हेलोजन एटम 5 है, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? 5। क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 और 5 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं HCF6 की बात करें या HCF4 की बात करें, ये जो जिनोन है वो 18 ग्रुप में आता है। आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हेलोजन्स को काउंट करते हैं 6 होते हैं, यहाँ पे 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 और 8 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो आपको पढ़ा है, अगर ऑक्टेट रूल की बात करें, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि आउटर मोस्ट सेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर भी अपने जितने भी एग्जाम्पल है उसमें किसी में 10 हो रहे हैं, किसी में 12 हो रहे हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए कुछ नियम दिए गए, उसमें से पहला नियम अपने डिस्कस करेंगे। जो नियम है उसे बोलते हैं सेडेन की एकल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट, एकल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ऑफ सेडेन। लिखते हैं हेडिंग, देखो क्या होता है। एकल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ऑफ सेडेन की बात करते हैं। इस स्ट्रिक की असफलताओं को दूर करने के लिए, इसके जो फेलियर्स हैं उनको दूर करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। तो पहला नियम है, पहला जो नियम दिया गया है उसके बारे में डिस्कशन दिया गया है। देखिए वो बताता है सेगडेन, एक साइंटिस्ट है सेगडेन साइंटिस्ट का नाम है। इस सेगडेन ने एक नियम दिया था। सेगडेन की एक एकल इलेक्ट्रॉनीय अभिधारणा है, एकल इलेक्ट्रॉनीय अभिधारणा, कॉन्सेप्ट बोलते हैं जिसको, अभिधारणा। सिंगल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ऑफ सेडेन, सिंगल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट ऑफ सेगडेन। सेगडेन ने क्या बताया था, अगर इसने बताया था कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में आउटर मोस्ट में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इसके अनुसार किसी केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसने बताया कि अणुओं में कुछ परमाणु एकल इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा ही जुड़े होते हैं, जिनमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनकी कमी को दूर करने के लिए यह बताया कि अणु में संयोजक बंध द्वारा केवल एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा कुछ परमाणु जुड़े होते हैं। उन परमाणुओं की संख्या को निम्न फॉर्मूले द्वारा ज्ञात किया जाता है। जो फॉर्मूला दे रखा है, एकल इलेक्ट्रॉन बंधों की कुल संख्या, एकल इलेक्ट्रॉन बंधों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला काम में लेते हैं। वो है संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या
माइनस अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसके द्वारा ज्ञात किया जाता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के द्वारा ज्ञात करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे पहले SF4 एग्जांपल लेते हैं। SF4 में संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अगर एकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता है, एकल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, माइनस अष्टक पूर्ण करने के लिए संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, सल्फर के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद में बोल रहा है अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। SF6 की बात करें, अष्टक पूर्ण करने के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2 होती है, 6 होती है, 2 अष्टक होते हैं, टोटल कितने हो गए 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8। 6 माइनस 2, यहाँ पे अगर निकालते हैं एकल इलेक्ट्रॉन बंधों की कुल संख्या कितनी आ गई 4। अर्थात SF6 में 4 बॉन्ड ऐसे होंगे जो एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा आपस में संयोजित होंगे, जुड़े होंगे। देखते हैं कैसे, देखो डायग्राम के थ्रू बना के देखते हैं। इधर देखना, इसको ध्यान देना, इसके बारे में देखो, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, सेट इनटू प्रिंसिपल है। जैसे SF6 की बात करें, ये सल्फर है, इसमें F, यहां पे भी क्या जुड़े होते हैं, टोटल 6 होते हैं F, इनमें से 4 हैं जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े, सिंगल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़े होते हैं, और 2 होते हैं जो डबल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात 2 संयोजक बंध होते हैं और इसमें 4 एकल इलेक्ट्रॉन बंध होते हैं। ये जो 2 दे रखी हैं वो हैं सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध दे रखे हैं। ये जो 4 हैं ये दे रखे हैं वो है एकल इलेक्ट्रॉन बंध, एकल इलेक्ट्रॉन बंध की बात करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं, समझते हैं। देखो ये तो सल्फर के लिए है, और दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसका। दूसरा एग्जांपल लेके समझते हैं आपको एकल इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, एकल इलेक्ट्रॉन कुल परमाणु, एकल इलेक्ट्रॉन बंधों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं। एग्जांपल लेके चलते हैं PCl3। PCl3 की बात करते हैं, सॉरी PCl5 लेते हैं, PCl3 में तो लागू नहीं होता है, PCl5 की बात करते हैं। एकल बंधों की कुल संख्या निकालनी है, एकल बंधों की कुल संख्या, नंबर ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बात करें तो वैलेंस कोष में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, टोटल कितना हुआ 2। इनमें से 2 बंध ऐसे होंगे जो केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे। एग्जाम्पल बात करते हैं PCl5 की, देखना Cl और क्या जुड़ा होता है Cl। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के द्वारा होंगे, बाकी 2 होंगे जो डबल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के द्वारा होंगे। इट मीन्स ये तीनों कैसे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो 2 दे रखे हैं वो कैसे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, IF7 की बात करते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप सभी को, आगे देखते हैं। देखिए आगे वाले एग्जांपल की बात करते हैं, IF7 की बात करें तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं, निकालते हैं। देखो यहां पे निकालना होगा अपने को एकल इलेक्ट्रॉन बंधों की संख्या। एकल इलेक्ट्रॉन बंधों की संख्या निकालने के लिए वैलेंस कोष में इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, रिक्वायरमेंट कितने की होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है, तो टोटल मान कितना आया 6। अगर IF7 की स्ट्रक्चर की बात करें, IF7 में स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, इसमें 6 एकल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, 1 2
3, 4, 5 और 6 एकल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे जो एक होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आगे इसका जो एक और नियम है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज इतना ही, बाकी अगले इसी टॉपिक को आगे रेगुलर नया लिखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। अगला वीडियो आपको कल ही प्रोवाइड हो जाएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।